नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है मैं आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम फिर से एक बार कम्युनलिज्म या संप्रदायवाद पर डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन करने से पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन भी करूंगा, क्योंकि एपिसोड 25 एंड 26 में हमने 25 और 26वें एपिसोड में हमने कम्युनलिज्म एक बार डिस्कस किया था, जब हमने अर्ली मिड 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी में क्या ऐसे इवेंट्स हुए, क्या ऐसी चीज़ें हुई जिनके कारण कम्युनलिज्म एज अ थ्रेड डेवलप होते गया इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो हम थोड़ा सा उसका रिवीजन करेंगे और एक और बात पे यह ध्यान देंगे कि क्यों मैं इस टॉपिक को इतना महत्व देता हूँ। थोड़ा सा एक पर्सनल कनेक्शन है कि मैं एक छोटे से कस्बे से आता हूँ इंडिया के, और वहाँ पे जो लाइफ होती है वो लाइफ मैंने थोड़ा सा ऐसे, मैं मतलब मध्य प्रदेश के से आता हूँ, तो वहाँ पर मुझे बहुत बार ऐसी सिचुएशंस हमने फेस करी हैं जहाँ पर कम्युनल टेंशन्स हाई थे फॉर वॉट एवर रीजन वाइल ग्रोइंग अप। और इस कारण से थोड़ा सा एक जो सेंसिटिविटी होती है वो मेरी हाई है इस टॉपिक के लिए, क्योंकि आप जब इन जगहों पर रहते हैं तो आपके फ्रेंड्स हर जाति, हर संप्रदाय से होते हैं, और आप इन लोगों के साथ स्कूल जा रहे होते हो, आप इन लोगों के साथ टिफिन शेयर कर रहे होते हो, आप बहुत घुल मिल के रह रहे होते हो, है ना, पतंग उड़ा रहे होते हो। और इसलिए वो जब जब कम्युनल टेंशन्स होती हैं या आपको न्यूज़ पे दिखाई देती हैं, तो एज वाइल ग्रोइंग अप उसका आंसर आपको इजीली नहीं मिलता है ना, क्योंकि स्कूल में ये सब बातें करना बहुत मुश्किल होता है आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके कारण से। तो इसलिए भी मुझे जब समझ में आया कि कैसे कम्युनलिज्म फैलता है और कौन किसको फेवर करता है, अगर कम्युनल टेंशन्स बढ़ती हैं तो किसका फायदा हो रहा है, यही समझना एक एक बहुत बड़ी बात है, अच्छे से समझना बहुत बड़ी बात है। और उसके हिसाब से फिर अपने डिसीजंस, अपने बारे में सोचना है। तो जब जब मुझे ये समझ में आया तो इसलिए मुझे लगा कि हाँ, कम्युनलिज्म के बारे में और थोड़ी बात करना और समय समय पर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के एपिसोड में वी विल टॉक अबाउट द कम्युनलिज्म इन द डेकेड ऑफ 1930। तो हुआ क्या, पर उसके पहले जैसे मैंने कहा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने दो एपिसोड्स जो 25 एंड 26 में बात करी थी वो यह थी कि अर्ली 19th सेंचुरी में, मतलब 1800s वाले टाइम पर, जो आपका वहाबी आंदोलन था वो एक रिवाइवलिस्टिक टेंडेंसीज लेके आया था कि हम मतलब पुराना जो परंपरावादी तत्व है वो वापस लेके आएंगे, है ना। तो ये जो रिवाइवलिस्टिक टेंडेंसीज थी, इससे कम्युनल फायर्स भी फैन हुई, है ना, क्योंकि ऑन द अदर हैंड यू हैड शुद्धि मूवमेंट लेटर, है ना। और उसमें क्या बोला गया कि जो कन्वर्ट हो चुके हैं उनको रिकन्वर्ट करो। तो आपने एक ऐसी डेफिनेशन दे दी जिसमें आपने एक बाउंड्री खींच दी, है ना, कि जैसे आप अशुद्ध हो तो आप शुद्ध हो जाओगे। तो सडनली नाउ देयर वाज दिस राइज इन कम्युनल अवेयरनेस, और उम्मीद ऐसी की जा रही थी कि जो मुस्लिम एलिट्स हैं वो इसके अगेंस्ट में काम करेंगे, राइट। बट जो सर सैयद अहमद खान थे, उनको कहीं ऐसा पता था कि ब्रिटिश वर वेरी वेरी स्केप्टिकल ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, स्पेशली आफ्टर 1857, क्योंकि उनको लगता था कि इन्होंने सेडिशन किया है। तो इसलिए ही अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ प्लीजिंग द ब्रिटिश। तो वहां भी अब ये डेफिनेशन आने लग गई कि हम मुस्लिम हैं इसलिए हम सिर्फ अपने संप्रदाय के बारे में सोचेंगे, करेक्ट। एंड अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट वी विल वर्क विथ, विल ट्राई टू प्लीज ब्रिटिश। और दूसरी बात क्या थी कि मॉडरेट्स जो थे कांग्रेस में, उन्होंने भी इस पे ज्यादा ध्यान दिया नहीं, राइट, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो इस तरीके की थी कि वो ज्यादा ग्राउंड से कनेक्टेड होते नहीं थे,
राइट? तो ये जब हमको समझ में आता है तो इसके कारण वी सी लाइक दिस थ्रेड ऑफ कम्युनलिज्म डेवलपिंग। और फिर हमने जैसे समझा कि जो जेम्स मिल थे उन्होंने जो हिस्ट्री को डिवाइड किया, उन्होंने इसका एक कम्युनल डिवीजन दिखा दिया। देखिए, हमको बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि हिस्ट्री को कम्युनल डिवाइड करके दिखाना एक बहुत ही मतलब बहुत हाई लेवल की मुझे लगता है कि मतलब बहुत ही हाई लेवल का मैनिपुलेशन है एक तरीके से। आप खुद समझिए, आज जैसे मैं यहाँ पर ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं भी एक हिस्ट्री का हिस्सा हूँ, है ना? तो बहुत सारे एविडेंसेस इस हिस्ट्री के, इस डेली लाइफ के जो बचते हैं वो हिस्ट्री होती है, राइट? तो उसमें इतने सारे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड फूड एंड कॉन्वर्सेशंस एंड फिलॉसफी एंड लिटरेचर, लैंग्वेजेस, रीजन और रिलीजन, राइट? तो ये इतने सारे एस्पेक्ट्स का एक हिस्सा है रिलीजन, राइट? जिससे हिस्ट्री बन रही है उसका एक एलिमेंट रिलीजन है, राइट? देयर आर इकोनॉमिक एलिमेंट्स, देयर आर सोशल एलिमेंट्स, देयर आर रिलीजियस एलिमेंट्स ऑफ कोर्स, राइट? तो जब आप पूरी हिस्ट्री को ही कम्युनली पेंट कर दो कि यार यहां से यहां तक हिंदू थी, यहां से यहां तक मुस्लिम एंड देन ब्रिटिश, तो अब आपने क्या किया? आपने वो सारी जो डाइवर्सिटी थी उसको कंप्लीटली पैक इन कर दिया एक बहुत ही सिंपल डिवीजन में, राइट? तो ये जो काम था, ये आप लगता है कि यार एक तो किया क्या, सिंपल डिवीजन ही तो अलग किया, अरे बट डिवीजन से पूरा फ्रेमवर्क ही बदल गया। बहुत सारे हिस्टोरियंस ने आगे उससे इन्फ्लुएंस होकर इसी तरीके से हिस्ट्री को देखा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इन्होंने एक फाउंडेशन बना दी जिसके पे ये आगे की बातें बिल्ड होती गई। और जैसे मैंने कहा, मॉडरेट्स डिडंट डू सो मच। और ब्रिटिश पॉलिसी, ऑफ कोर्स ब्रिटिश पॉलिसी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे ये लोग समझ गए कि अब अगर हम कंट्रोल जब नहीं कर पाएंगे तो हमको फूट डालना है ना? और उसीलिए फिर डिवीजन ऑफ बंगाल जो लॉर्ड कर्जन ने जो लाया 1905 में, फिर जब मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म आया, जब शिमला समझौता हुआ, उसके बाद मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म जब आया 1909 में, तो वो क्या लेके आया? सेपरेट इलेक्टोरेट। और देखिए, जब एक बार आपने ऐसे एक टॉपिक छेड़ दिया तो अब और आगे चल के हमको जैसे पता है कि लखनऊ पैक्ट में इलेक्टोरेट मतलब इलेक्शन होंगे, इसकी बात आई, ये बहुत बड़ी बात थी, बट साथ ही साथ क्या आ गया? सेपरेट इलेक्टोरेट। और वो कांग्रेस ने एक्सेप्ट भी कर लिया ये समझ के कि अरे अभी हमको सपोर्ट चाहिए मुस्लिम लीग का। तो लॉन्ग टर्म नहीं देखा है ना, तो हमने ये समझा। और फिर उसके बाद हमने खिलाफत मूवमेंट कंट्रोवर्सी समझी कि द आइडिया with which Gandhi was supporting Khilafat movement was that it could bring Hindus and Muslims together, right? But उससे क्या हुआ? जो ऐसे तत्व थे, जो कम्युनल एलिमेंट्स थे, वो भी प्रबल हो गए, right? Because that's what the ulemas and all were saying, right? तो ये वाला जो एक साइड इफेक्ट हुआ वो भी फिर कंट्रीब्यूट किया, है ना? और कम्युनलिज्म हमने बार बार समझा क्या है कि देखिए, एक व्यक्ति के बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं। उसके सोशल इंटरेस्ट होते हैं, उसके पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, उसके पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, राइट? बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं। और रिलीजन भी उन बहुत सारे इंटरेस्ट का एक पार्ट है। आप अपना धर्म पालन करना चाहिए और बहुत अच्छे से करना चाहिए, और जिसे जैसे आप मानते हैं वैसे करना चाहिए, राइट? बट वो आपकी आइडेंटिटी का एक छोटा सा हिस्सा है, वो बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है। तो क्या होता है कि जैसे हमने जो समझा था कि हिंदू किसान है और हिंदू जमींदार है, और मुस्लिम जागीरदार है और मुस्लिम किसान है, तो अब इन किसान और जमींदार या किसान और जागीरदार के इकोनॉमिक इंटरेस्ट अलग अलग है ना? रिलीजियस इंटरेस्ट भले ही सेम हो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट अलग अलग है। बट जो भड़काने वाला एलिमेंट क्या कर रहा है कि वो आपको ये दोनों इंटरेस्ट सेम बोलने लगता है कि भाई जो तुम्हारे रिलीजियस इंटरेस्ट हैं वो ही तुम्हारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट होंगे, है ना? तो अब हो क्या रहा है कि इसके कारण से भी बहुत ज्यादा कम्युनलिज्म बढ़ते गया। तो अब आप आते हैं 1930s पे। तो हमने सबसे पहले जो पढ़ा था, राइज ऑफ कम्युनिज्म एंड सोशलिस्ट आइडिया, सोशलिज्म,
इसके कारण से अब आप खुद सोचिए, ये जो जागीरदारी तत्व था, ये बहुत सारे एरियाज, जो आज का करंट राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, एमपी, बंगाल, बिहार, हैदराबाद, यहां पर सारी जगह जागीरदारी एलिमेंट थे। तो जब सोशलिज्म बढ़ना शुरू हुआ, जो सोशलिस्ट आइडिया है वो प्रोग्रेस करना शुरू किए, तो दीज एलिमेंट्स थोड़ा सा थ्रेटेंड हो गए ना कि भाई अभी तक ये, मतलब हम लोग धार्मिक रंग चढ़ा के क्या करते थे कि फार्मर प्रोटेस्ट हुआ तो उस पर धार्मिक रंग चढ़ा दिया। एंड जैसे ही राइज ऑन सोशलिस्ट आइडिया से थ्रेटेंड ऐसे फील किया कि नाउ these people started thinking about and talking about economic interest। मतलब जैसे कृषि सभा, अखिल भारतीय कृषि सभा या यूनाइटेड प्रोविंस की जो कृषि सभा थी, ये लोग क्या बातें, यही तो मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे थे ये लोग। तो जब ये लोग थ्रेटेंड फील करने लग गए, जो जागीरदारी तत्व था, तो उन्होंने फिर उसे रिलीजियस कलर देना शुरू किया। राइट, फिर से समझना है ना कि गरीब आदमी ना बहुत ही बेचारा भीरू होता है। भीरू मतलब डरता है बहुत, और जो व्यक्ति डरता है वो खोज रहा होता है कि अरे हमको कुछ तो बता दो या कुछ तो डायरेक्शन मिल जाए, है ना। तो इसलिए क्या होता है, बहुत बड़े बड़े पॉलिसी चेंजेस भी नीचे तक कभी भी परकुलेट नहीं कर पाते हैं, या मुश्किल से कर पाते हैं, है ना। इम्प्लीमेंटेशन में मुश्किल होती है बहुत, क्योंकि ऐसे बीच में बहुत सारे तत्व होते हैं जो वो चाहते ही नहीं है कि वहां तक पहुंचे, है ना। तो हमको बार बार ये समझना है, ठीक है। और अब भले ये, इसलिए मैंने क्या कहा, ये सोशलिस्ट आइडियाज थे, ये मार्क्सिस्ट आइडियाज से कंफ्यूज मत करिएगा। क्यों? क्योंकि मार्क्स ने जो अपनी थ्योरी दी थी वो दी थी लेबर के लिए, कि जो सर्वहारा क्रांति होगी वो लेबर आर्म्ड रेवोल्यूशन होगा, लेबर्स का। किसके अगेंस्ट? इंडस्ट्रियलिस्ट बुर्जुआ वर्ग के लिए, जो मार्क्स का कहना पड़ता था धर्म का उपयोग करके प्रोलेटरिएट को, सर्वहारा वर्ग को दबाता है, इसलिए मार्क्स धर्म के अगेंस्ट थे। बट आप देख रहे हैं कि उसी का ही एक, जैसे बोलते हैं ना हमारे प्रोडक्ट मैनेजमेंट में यूज केस, है ना, उसी का ही एक यूज केस है कि जागीरदार और जमींदार भी उसी का ही सहारा ले रहे हैं फार्मर्स को दबाने के लिए, है ना। तो यहां से एज अ रिएक्शन फ्रॉम जागीरदार्स अगेंस्ट दिस सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेडिंग, उन्होंने इसको और बढ़ाना, कम्युनलिज्म को और बढ़ाना, संप्रदायवाद को और भड़काना शुरू किया अपने फेवर में। फिर क्या हुआ, 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें हमें पता है कि प्रोविंशियल लेवल पे बहुत ज्यादा पावर मिल गई थी, प्रांतीयकरण हो गया, है ना। तो क्या हुआ यार, मतलब आप खुद सोचिए ना कि नेशनल लेवल पे उतनी पावर जब तुमको मिल नहीं पाएगी, तो सारी पार्टी सोचने लग गई कि हम प्रोविंशियल पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, तो कहेंगे कि प्रोविंशियलाइजेशन हो गया, है ना। प्रोविंशियलाइजेशन हो गया ऑफ हमारे जो पॉलिटिक्स था उसका। तो उसमें क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीनिंग नेता थे वो मुस्लिम प्रांतों पे, मुस्लिम डोमिनेटेड प्रांतों पे ध्यान देने लग गए, और हिंदू लीनिंग नेता हिंदू साइड पे। तो उससे एक, मतलब फिर से जैसे बोलते हैं ना कि दिस इज राइज इन अवेयरनेस। देखिए आपको एक बात समझनी चाहिए, ये इवेंट से राइज इन अवेयरनेस होता है, ज्यादा लोगों में वो भावना जागृत होती है ना। तो ये भी ऐसा एक 1935 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के कारण एक ऐसी सिचुएशन आई। फिर यूनाइटेड प्रोविंस में 1937 के इलेक्शन को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने साथ मिलकर लड़ा था, गठबंधन किया था, है ना। और कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया उन इलेक्शंस में। इनकी सरकार बनी थी करीब यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार एंड उड़ीसा वाले रीजन में, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, सब जगह इन्हीं की, मतलब 6 या 7 जगह इन्हीं की सरकारें बनी थी। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग यूनाइटेड प्रोविंस में मिलके लड़े थे, पर जब कांग्रेस बहुत अच्छे से जीत गई तो उन्होंने मुस्लिम लीग के बिना ही सरकार बना दी। और देखिए इससे फिर से मैं वही कह रहा हूं, अवेयरनेस कैसे राइज होती है। अवेयरनेस ऐसे राइज होती है कि अब मुस्लिम लीग को और इनसिक्योर फील होने लग गया कि हमारे को तो स्थान ही नहीं मिलेगा यहां पे, तो उससे भी ये फायर्स फैन हो गई। फिर चौथा रीजन, मुस्लिम लीग परफॉर्म रियली पुअरली इन दीज इलेक्शंस, है ना।
मतलब आप सोचिए, मुस्लिम लीग अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम वॉइस यहाँ पर कहती थी, बट 22.5% ऑफ टोटल रिजर्व सीट जो मुस्लिम के लिए थी वो सिर्फ मुस्लिम लीग ने जीती थी, जस्ट 22.5%। अपने रिजर्व सीट्स में भी बहुमत नहीं ला पाई, आप खुद सोचिए। तो ये बहुत बुरा परफॉर्मेंस था। और इसके बाद हुआ ये कि देखिए, एक रीजन ये था कि मुस्लिम लीग का ऐसा कोई एजेंडा नहीं था। जो 14 पॉइंट एक कम्युनल डिमांड लाए थे जिन्ना 1929 में, जिसके बारे में हमने बात किया है पहले, वो कम्युनल अवार्ड में प्रिटी मच एक्सेप्ट हो गई थी, तो अब कुछ था ही नहीं। तो अब फिर 1940 में यहीं की हार को अमेंड करने के लिए दे ब्रिंग अ सेपरेट मुस्लिम प्रोविंस की डिमांड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से आप देखिए ये अब एकदम सेपरेशन की तरफ जा रहा है ना। देन हिंदू महासभा। तो हिंदू महासभा का भी परफॉर्मेंस 1937 इलेक्शन में मतलब मुस्लिम लीग से भी पुअर रहा। और उस परफॉर्मेंस के बाद जो मदन मोहन मालवीय जी थे, उन्होंने हेल्थ रीजंस के कारण रिजाइन किया अपने पद से, और फिर जो वीडी सावरकर हैं वो उनके अध्यक्ष बने, है ना। अब देखिए स्थिति ऐसी हो गई है कि दोनों ही तरफ, जिन्ना है एक तरफ और दूसरी तरफ हिंदू महासभा से वीडी सावरकर हैं, इन दोनों ने ही कुछ ऐसी डेफिनेशंस कही जिसके इंटरप्रिटेशन में ऐसा फील हुआ कि एक ने दूसरे कम्युनिटी को अपने आप से अलग करना चाहा। तो जिन्ना क्या बोले, जिन्ना ने क्या डिक्लेयर कर लिया कि हिंदू एंड मुस्लिम आर टू सेपरेट नेशंस। उन्होंने बोल दिया कि भाई धर्म के आधार पर ही देश का विभाजन हो जाना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम जो है उनके लिए अपना एक देश अलग चाहिए, है ना। और ये फिर वही हो रहा है। देखिए मैं बार बार यही कह रहा हूं, जो लार्जर कल्चर होता है, धर्म उसका एक हिस्सा होता है। उसमें खान पान, संगीत, डांस, म्यूजिक, लिटरेचर, आर्ट, सब कुछ आता है, फैशन, है ना, सब कुछ आता है। धर्म सिर्फ एक पार्ट है उस आइडेंटिटी का। तो धर्म के बेसिस पे उन्होंने बोल दिया कि ऐसे दो नेशन हो जाने चाहिए, दो नेशन है ये, है ना। और वीडी सावरकर ने क्या कह दिया, वीडी सावरकर ने एक किताब लिखी थी हिंदुत्व पे, आप समय मिले तो पढ़िएगा, आई थिंक अवेलेबल है वो पीडीएफ में। उसमें उन्होंने एक संस्कृत श्लोक कहा, आसिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भूश्चेव स वै हिंदू रीति स्मृतः। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिकेशन उन्होंने दिया कि वही भारतीय राष्ट्र का नागरिक है जिसका पितृस्थल मतलब एंसेस्टर का जगह, और पितृभूमि मतलब पितृभूमि और तीर्थस्थल, सॉरी, एंसेस्टर्स का जगह और पिलग्रिमेज एक जगह हो। अब देखिए ये ऐसा उन्होंने जब कहा, तो जब ये आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इसका एक ऐसा इंडिकेशन लगेगा कि अरे ये हिंदूज की बातें कर रहा है। तो और जैसे ही ऐसा हुआ, देखिए आम जनता को आप फिर से समझिए, आम जनता को बहुत बार तो जो डायरेक्ट लिखा हुआ है वो तो शायद समझ भी नहीं पाते लोग, तो जो इंटरप्रिटेशन बताए जाते हैं उनका इंपैक्ट होता है। तो अब जैसे आप इंटरप्रिटेशन जैसे ऐसे बोलेंगे कि जो पितृभूमि है और तीर्थ स्थल है जिनके वो है, तो सडनली ऐसा लगने लगता है कि भाई जो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जूज हैं, पारसी हैं, उनके नहीं है तो अभी क्या करें, क्या वो यहां के नहीं है। तो ये जब सवाल आता है तो फिर से मैंने क्या कहा, कम्युनल अवेयरनेस जागती है ना। ये बात बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। तो जब जिन्ना ऐसे कह रहे थे और सावरकर ऐसा कह रहे थे, तो इससे कम्युनल अवेयरनेस जागती है। और जब हमें पता है कि रिलीजन सब कुछ, हमारा रिलीजन, हमारे फेस्टिवल, हमारा जो कुछ भी है वो हमारा एक हिस्से की पहचान है, और इतने सालों से साथ साथ रहे हैं, अगर किसी मतलब किसी कम्युनिटी, किसी जाति, किसी संप्रदाय, तो उनके भी बहुत सारी चीजें हमारे में परकुलेट होने लगती हैं, है ना। तो ये बात बहुत अच्छे से समझना है। और किसी भी सारी आइडेंटिटीज को, सारे एस्पेक्ट्स ऑफ आइडेंटिटीज को साइड में रख के सिर्फ धर्म पे अगर हम फोकस कर दें तो वो कम्युनलिज्म को एक तरीके से बढ़ावा देने वाली एक्टिविटी हो सकती है ना। तो हमको ये बात समझनी चाहिए। और अब
हुआ ये कि फिर 1939 में कांग्रेस गवर्नमेंट सारों ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि उनका डिमांड था कि गवर्नमेंट जो है, मतलब ब्रिटिश राज जो है, दे शुड नॉट पार्टिसिपेट और नॉट लेट इंडिया पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड वॉर 2। क्योंकि 19 जो पहला वर्ल्ड वॉर था उसका इतना नुकसान हुआ था और इतना हम पे मतलब उसके उसका खर्चा आया था इंडिया पे कि उससे सब लोग परेशान थे। तो ये एक डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट थी, बट जब नहीं हुआ तो रिजाइन करना भी कहते हैं कि एक शायद मिस्टेक थी, क्योंकि जैसे ही रिजाइन किया तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की नजरों में कांग्रेस एक बहुत ही, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट देखिए चाहती नहीं थी, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, दे डिड नॉट वांट सो मच ऑपोजिशन विच कांग्रेस शोड, और उसके कारण से जैसे ही रिजाइन हुआ तो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उसमें मुस्लिम लीग आ गई। और मुस्लिम लीग आई, जिन्ना दो डिमांड लेके आए। क्या दो डिमांड? कि एक्सेप्ट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम इंटरेस्ट एंड जिन्ना एज वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। मतलब सारे उन्होंने क्या बोला कि मुझे जो कृषक प्रजा पार्टी है बंगाल की, फजलुल हक जो मेजॉरिटी में आई थी बंगाल में, और पंजाब में जो यूनियन पार्टी है जो सिकंदर हयात खान की, उनके साथ रख के हमको ही मुस्लिम इंटरेस्ट की बातें करने के लिए बुलाया जाए। और दूसरी ये डिमांड लगी कि अब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हमारे अप्रूवल के बिना नहीं होगा, मतलब वीटो पावर डिमांड करी यहां पर, है ना। तो ये बहुत जरूरी है समझना। ये अब ये स्थिति आ गई है कि बस यहां से ही अब जो पार्टीशन है उसकी प्रॉपर, मतलब अच्छे से अब वो ट्री ग्रो कर गया है एंड नाउ इट इज गोइंग टू कम टू फ्रूशन। और ब्रिटिश मजबूर थे तो उन्होंने, कहते हैं कि उन्होंने ये दो डिमांडें मान ली, है ना, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 था शायद। तो ये एक आज के एपिसोड में बस यही कहना चाहूंगा कि अब हम डिस्कस करेंगे आने वाले इसमें कि कैसे फाइनली ये कम्युनलिज्म विल बेयर इट्स फ्रूट एंड 2 नेशंस विल बी फॉर्म्ड। और हम क्विट इंडिया मूवमेंट की बातें करेंगे अगले एपिसोड में, और थोड़ा बहुत देखेंगे कि और क्या इम्पैक्ट थे वर्ल्ड वॉर 2 के ऑन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।